हेलो एवरीवन, मैं हूं सी अंशु और आज इस क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल एंट्री। हम पूरा चैप्टर आज इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपको जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इससे मेरी पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट और उनके पीछे का लॉजिक समझाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस क्लास में हम सभी तरीके की ट्रांजैक्शन, सिंपल ट्रांजैक्शन, स्पेशल ट्रांजैक्शंस कवर करेंगे। तो ट्रांजैक्शंस कवर करने से पहले मैं जस्ट आपको मॉडर्न अप्रोच जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो बताना चाहूंगी कि मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था। एसेट्स और एक्सपेंस में कोई भी इंक्रीज होगा तो आप उसे डेबिट करोगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करोगे। ऐसे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस इनकम में कोई भी इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करोगे और डिक्रीज होगा तो उसको डेबिट करोगे। याद आ गया? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। ठीक है, गुड्स क्या है? गुड्स में आप क्या करते हो? गुड्स को आप परचेज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग। तो गुड्स एक तो आप परचेज करते हो। जब आप गुड्स परचेज करते हो तो एसेट इंक्रीज होता है, स्टॉक इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है, तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। लेकिन डेबिट गुड्स अकाउंट को नहीं, आप किसको करोगे? परचेज अकाउंट को डेबिट। इस केस में हम क्या करते हैं? हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब आपने गुड्स परचेज करे, अगर आपको गुड्स ठीक नहीं लगे तो आप क्या करते हो? गुड्स को रिटर्न कर देते हो। गुड्स रिटर्न करते हो तो उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या हो रहा है? स्टॉक बिजनेस से जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बट क्रेडिट गुड्स अकाउंट को नहीं करोगे, क्रेडिट परचेज रिटर्न अकाउंट को करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब गुड्स परचेज करें फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, आपने क्या करा है? सेल्स की है। सेल्स करते हो तो स्टॉक बिजनेस से जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो मतलब एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको करोगे? गुड्स अकाउंट को नहीं, हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही जब आपने गुड्स सेल करे तो सेलर को अगर गुड्स ठीक नहीं लगे तो वो हमें वापस कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट गुड्स को नहीं, किसको करोगे? सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। तो आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई हैं गुड्स से रिलेटेड। हाँ, अगर हम परचेज करें तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है? तो अब हम गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की प्रैक्टिस करते हैं। पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स का, फिर है लेजर फोलियो, देन अमाउंट। ये दो कॉलम होते हैं हमारा, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। डेट अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप डेट मेंशन कर देना, नहीं दिया हो तो आप सीरियल नंबर 1 2 3 4 मेंशन करोगे। लेजर फोलियो के कॉलम को आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। क्लियर है? तो हम पहली ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000। गुड्स परचेज करें, मैंने अभी आपको बताया, स्टॉक आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट करोगे, लेकिन गुड्स को नहीं। परचेज अकाउंट क्या होगा हमारा? डेबिट होगा। ठीक है, गुड्स परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा। फॉर कैश, कैश में पेमेंट कर रहे हो आप गुड्स के अगेंस्ट, कैश बिजनेस से जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। कैश को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000 का अमाउंट है, 20,000 आपका डेबिट में और 20,000 आपका क्रेडिट में। इसकी हमें हर जर्नल एंट्री की नरेशन देनी पड़ती है। इसमें आप लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। क्लियर है?
अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री में है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित। तो गुड्स परचेज करे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो परचेज अकाउंट आपका, गुड्स परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आपने किससे परचेज करे, रोहित से। रोहित आपका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। तो मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो उसको क्रेडिट करोगे। तो रोहित को आप क्या करोगे, रोहित को आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है। तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। पहली ट्रांजेक्शन में हमने कैश से परचेज करा था तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, कैश जा रहा था, एसेट कम हो रहा था इसलिए क्रेडिट। इसमें हमने रोहित से परचेज करा है तो रोहित क्या है, हमारे क्रेडिटर बन गया है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। 20,000 हमारा डेबिट में और 20,000 हमारा क्रेडिट में। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, नरेशन आपको एग्जाम में लिखनी है। थर्ड ट्रांजेक्शन गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000। ये हमने गुड्स सेल करे हैं। गुड सेल मतलब स्टॉक जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। फॉर कैश, गुड सेल करे हैं तो हमें कैश रिसीव हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। अमाउंट हमारा आ जाएगा 20,000। क्लियर है, सेल्स की एंट्री अगेंस्ट कैश। नेक्स्ट है हमारी गुड्स सोल्ड टू राम। तो गुड्स सोल्ड करे हैं हमने तो सेम ही हो जाएगा हमारा, गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब हमें राम से फ्यूचर में पैसा मिल रहा है, राम हमारा क्या बन गया है, डेटर बन गया है। तो एसेट इंक्रीज हो गया है, एसेट इंक्रीज हो गया है तो राम को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो हमारी फोर्थ एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट, राम से हमें फ्यूचर में पैसा लेना है, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। यहाँ पे भी आ गया हमारा 20,000 और यहाँ पे भी आ गया हमारा 20,000। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू रोहित ₹10,000। अब रोहित से हमने गुड्स परचेज करे थे, ठीक है। अब परचेज करे हुए गुड्स हमने रोहित को हम वापस कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न में क्या है, गुड्स जा रही है बिजनेस से, एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या होगा, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो गुड्स रिटर्न जो है आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसको हम परचेज रिटर्न के नाम से क्रेडिट करेंगे। अब रोहित को हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो रोहित हमारा क्रेडिटर था 20,000 से, अब हम रोहित को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो रोहित जो हमारा क्रेडिटर था उसको हमें पैसे कम देने हैं, पहले 20,000 देने थे, अब हम उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो रोहित जो है उसकी लायबिलिटी जो है, रोहित जो लायबिलिटी है हमारी वो कम हो रही है। लायबिलिटी डिक्रीज मतलब क्या करोगे, डेबिट करोगे, रोहित को डेबिट करोगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो है आपकी होगी रोहित अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होगा। और हम क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स बिजनेस से जा रही हैं, स्टॉक कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000। नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू रोहित। क्लियर है परचेज रिटर्न वाली एंट्री। अब हम चलते हैं गुड्स, नेक्स्ट हमारी एंट्री गुड्स रिटर्न्ड बाय राम ₹10,000। राम को हमने गुड्स क्या करे थे, सेल करे थे। राम हमारा डेटर था, हमने राम को गुड्स सेल करे थे। अब राम ने हमें गुड्स वापस कर दिए हैं तो बिजनेस में क्या है, गुड्स आ रहे हैं, स्टॉक आ रहा है बिजनेस में तो स्टॉक इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, डेबिट, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न जो है हमारा डेबिट होगा, इसको बोलेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब राम क्या है, राम हमारा डेटर था बट अब राम को हमने गुड्स, राम ने हमें गुड्स वापस कर दिए तो डेटर हमारा क्या हो गया, कम हो गया, डेटर कम हो गया, एसेट
डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, तो राम को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, इसकी एंट्री हमारी क्या बनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। राम हमारा डेटर था, डेटर हमारा डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 10,000। आपको क्या करना होता है, आपको हर ट्रांजेक्शन में ना आप स्टार्टिंग में क्या करा करो, आप ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ गुड्स परचेज है तो आप ऐसे मार्क कर लो कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। कैश क्या है, एसेट है, एसेट जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। इस तरीके से आप हर ट्रांजेक्शन में अगर आप मार्किंग करके करोगे ना तो जर्नल एंट्रीज बहुत ही आसान लगेगी आपको। नेक्स्ट है हमारा कैश पेड टू रोहित। ठीक है, कैश पे कर रहे हो, कैश बिजनेस से जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो कैश तो आपको समझ में आ गया क्रेडिट होगा। ठीक है, अब आप किसको पे कर रहे हो, रोहित को पे कर रहे हो। रोहित कौन है, रोहित आपका क्रेडिटर है जिससे आपने गुड्स परचेज करे थे, तो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिटर लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम मतलब डेबिट करोगे, तो रोहित को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन हो गई है रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जो है हमारा बिजनेस से जा रहा है, रोहित को पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट कर रहे हो। क्लियर है, रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। कैश तुम, कैश आप बिजनेस में रिसीव कर रहे हो, कैश रिसीव मतलब एसेट इंक्रीज तो डेबिट करोगे, तो कैश तो आपका क्या होगा इस ट्रांजेक्शन में, डेबिट हो जाएगा। किससे रिसीव कर रहे हो, राम से। राम कौन है, आपका डेटर है जिसको आपने गुड सेल करे थे, तो जब डेटर से पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो डेटर कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट कर दोगे। तो इसकी आपके पास, इसकी जनरल एंट्री आप क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट, कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम 5,000 राम डेटर डिक्रीज हो रहा है तो राम को क्या कर दोगे, राम को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है, ये गुड से रिलेटेड हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, ये सारी ट्रांजेक्शन आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ स्पेशल ट्रांजेक्शंस की। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी डिस्काउंट की। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको तब मिलता है जब आप बल्क में क्वांटिटी परचेज करते हो, सेलर से बल्क में क्वांटिटी परचेज करते हो तो वो आपको ट्रेड डिस्काउंट देता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है। क्लियर है, दूसरा होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपको तब मिलता है जब आप टाइमली पेमेंट कर देते हो या आप टाइम से पहले पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट में क्या होता है, अगर आप कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, सपोज आपको क्रेडिटर को 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है, क्रेडिटर आपको कहता है कि 10,000 की बजाय आप मुझे 9,000 दे दो, ठीक है, तो 1,000 रुपए का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपको क्रेडिटर को 10,000 देने थे, बट अब आपको उसको 10,000 नहीं देने, आपको उसको 9,000 देने हैं। सपोज क्रेडिटर को आपको पेमेंट करनी थी 10,000 की और अब क्रेडिटर आपको कैश डिस्काउंट दे देता है 10%, ठीक है, 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब आप क्रेडिटर को पेमेंट कितने की कर रहे हो, 9,000 की, तो 1,000 रुपये क्या है आपका, 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट या इनकम हो गई। तो इनकम को आप क्या करते हैं, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इनकम को आप क्या करोगे, इनकम को हम क्रेडिट करेंगे।
तो अगर आप डिस्काउंट रिसीव करते हो तो दैट इज योर इनकम, और उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो वो आपकी इनकम है, उसको आप क्रेडिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 10,000 पे करने हैं और आप 9,000 पे करो तो 1,000 रुपए की आपकी इनकम होगी। बट इन केस अगर डेटर है, ठीक है, जिसको आपने गुड्स सेल करे हैं 10,000 रुपए के, आप उस डेटर को कहते हो 10,000 की जगह आप मुझे 9,000 पेमेंट कर दो, क्योंकि आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, आपने डेटर को कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है, आपने कैश डिस्काउंट दिया है, तो डेटर आपको 10,000 की बजाय 9,000 की पेमेंट करेगा, तो आपका तो 1,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर आप डिस्काउंट अलाउ करते हो डेटर को तो वो क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड बाय बिजनेस, तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, उसको हम डेबिट करते हैं। अगर बिजनेस को डिस्काउंट मिला है, बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो वो बिजनेस की इनकम है, वो क्रेडिट होती है, जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है। अगर बिजनेस डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, वो डेटर को बोल रहा है कि आप 10,000 की पेमेंट की बजाय मुझे 9,000 पेमेंट कर दो, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, उसे हम डेबिट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको? अब हम इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो पहली ट्रांजेक्शन है हमारी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹10,000 एंड ही अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10%। हमने गुड्स परचेज करे राम से, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट क्या होगा, आपका डेबिट होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, जब हमने गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करी, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो आपने किससे परचेज करे, ये तो हमारा गुड्स परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा। आपने किससे परचेज करे, राम से, राम आपका क्रेडिटर बन गया, तो लायबिलिटी इंक्रीज, तो लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट टू राम करोगे, ठीक है। अब हम अमाउंट देखते हैं। ही अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री बुक्स में नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री बुक्स में नहीं होती है। आप लेकिन अमाउंट क्या लोगे, आप नेट ऑफ डिस्काउंट अमाउंट लोगे। आपने 10,000 के गुड्स परचेज करे, उस पर 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो आपने गुड्स परचेज करे 9,000 में, तो आप एंट्री परचेज अकाउंट की किससे करोगे, 9,000 से करोगे, 10,000 से नहीं करोगे। और आप अलग से जो 1,000 रुपीज है उसको अपनी बुक्स में शो नहीं करोगे। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट को आप अलग से नहीं दिखाते हो, आप अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग नेट ऑफ डिस्काउंट करते हो। तो इस वाली ट्रांजैक्शन में आप रिकॉर्डिंग 9,000 रुपीज से करोगे। तो यहाँ पर हम 9,000 रुपीज जो है हमारा ये डेबिट और ये क्रेडिट, 9,000 डेबिट में आएगा, 9,000 क्रेडिट में आएगा। नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम एंड ही अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट को अलग से बुक्स में नहीं शो करना है, गुड उस ट्रांजेक्शन की एंट्री आप नेट ऑफ डिस्काउंट से करोगे। 10,000 पे 10% का डिस्काउंट है, तो हम 9,000 से एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, अलग से डिस्काउंट नहीं शो करेंगे। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास कैश पेड टू राम एंड ही अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। अब राम को हमने पेमेंट कितनी करनी थी, राम को हमें पेमेंट करनी है 9,000 रुपए की, ठीक है। राम को हमें पेमेंट करनी है 9,000 रुपए की, तो उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया 10% का। तो 10% का कैश डिस्काउंट मतलब 900 रुपीज आपको कम पे करने हैं। 900 रुपीज आपको कम पे करने हैं, तो बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की इनकम है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्लियर है? तो इसमें आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो आप उसको क्रेडिट करोगे, इनकम है। क्लियर है? तो देखिए कैश आपने पे करा है तो कैश तो जा रहा है बिजनेस से, ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो ये तो क्रेडिट होगा। राम को पे कर रहे हो, राम क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी डिक्रीज है, लायबिलिटी डिक्रीज है तो डेबिट करोगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
टू मैंने आपको बताया था डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है तो उसको क्रेडिट कर दोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हम देखते हैं आपने कैश कितना पे करोगे आप 9,000 पे करना था 900 10% आपको डिस्काउंट मिला है तो 9,000 माइनस 900 कैश कितना पे करोगे 8100 रुपीज। कैश कितना जाएगा आपका 8100 रुपीज। डिस्काउंट कितने का मिला है आपको 900 रुपीज का। डिस्काउंट कितने का मिला है आपको 900 रुपीज का। और राम को पे कितने करने थे आपको 9,000 करने थे तो राम की जो आपकी लायबिलिटी है वो 9,000 से कम हो जाएगी। लायबिलिटी तो आपकी पूरी कम होगी ना 9,000 आपको पे करने थे तो 9,000 से राम की लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। राम अकाउंट डेबिट टू 9,000 ठीक है। कैश लेकिन आपने राम को पे करा 8100 का टू डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपकी इनकम है इसको आपने क्रेडिट कर दिया है 900। ये ट्रांजैक्शन आपको क्लियर है। इसमें हमने राम की लायबिलिटी पूरे 9,000 से कम कर दी डेबिट कर दिया लायबिलिटी कम। कैश पे कर रहे हैं लेकिन 9,000 नहीं पे कर रहे 8100 पे कर रहे हैं। डिस्काउंट हमें मिल रहा है बिजनेस की इनकम है तो क्रेडिट कर दिया 900। तो यहाँ पे आप रिलेशन देखेंगे। क्लियर है ये ट्रांजेक्शन। तो हम चलते हैं हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित ₹10,000 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 10%। कैश रिसीव फ्रॉम रोहित। रोहित को आपने गुड सेल करे होंगे रोहित आपका डेटर है ठीक है। एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम अब क्या है रोहित से हमको 10,000 रुपए मिलने थे। कैश रिसीव फ्रॉम रोहित ₹10,000 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 10%। रोहित से हमें 10,000 रुपए मिलने थे हमने उसको 10% का डिस्काउंट दिया है। इस केस में क्या है देखो ये सेकंड ट्रांजैक्शन से क्यों डिफरेंट है। सेकंड ट्रांजैक्शन में बिजनेस को डिस्काउंट मिला था। अब इस केस में बिजनेस क्या है डिस्काउंट रोहित को दे रहा है। रोहित ने 10,000 रुपए पे करने हैं लेकिन बिजनेस कह रहा है कि तुम 10,000 मत पे करो 10% माइनस करके पे करो मतलब 1,000 रुपए कम पे करो 9,000 रुपए पे करो। तो 1,000 रुपए क्या है बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या करोगे डेबिट करोगे। तो इस केस में क्या है कैश रिसीव हो रहा है बिजनेस को एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। अभी हम देखते हैं कितना कैश रिसीव होएगा ठीक है। रोहित डेटर है हमारा। डेटर क्या हो रहा है डेटर से पेमेंट रिसीव हो रही है डेटर कम हो रहा है तो उसको क्या कर दोगे एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट कर दोगे। तो टू रोहित कर देंगे हम क्रेडिट। और इस केस में हमने डिस्काउंट दिया है तो बिजनेस का खर्चा है एक्सपेंस है एक्सपेंस को क्या करते हो डेबिट करते हो। तो हम क्या करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे। अब हम अमाउंट देखते हैं ठीक है। अमाउंट हमें कितना रिसीव होगा 10,000 रिसीव होना था बट 10% का डिस्काउंट दिया कैश डिस्काउंट दिया तो कितना रिसीव होगा कैश। कैश तो हमें 9,000 ही मिलेगा। डिस्काउंट हमने कितना अलाउ कर दिया 1,000 रुपए का हमारा एक्सपेंस हो गया ठीक है। जो रोहित हमारा डेटर है वो हमारा पूरे 10,000 से ही कम होगा। रोहित जो हमारा डेटर था डेटर जो है हमारा कितने से कम होगा वो पूरा हमारा 10,000 से कम होगा। 9,000 उसने हमें पे कर दिया 1,000 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया तो उसका अकाउंट खत्म हो जाएगा। 10,000 से हम रोहित का अकाउंट कम कर देंगे। क्लियर है ये ट्रांजेक्शन। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन ₹10,000 एंड पेड हिम ₹9,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो मैंने ये वाली ट्रांजेक्शन किस लिए कवर करी है फुल सेटलमेंट वर्ड। आपने गुड्स परचेज करे मोहन से 10,000 रुपए तो आपको उसको पे करने हैं कितने 10,000 लेकिन आपने उसको 10,000 नहीं पे करे आपने मोहन को कितने पे करे हैं 9,000 तो 1,000 रुपए का एक्चुअली में आपको क्या मिल गया डिस्काउंट मिल गया। तो जब भी आप फुल सेटलमेंट में पे करते हो तो जो डिफरेंस अमाउंट क्या है आपको डिस्काउंट मिल गया हो। आपने गुड्स परचेज करे 10,000 की पेमेंट करनी थी 10,000 की लेकिन 10,000 की पेमेंट नहीं करी कितनी पेमेंट करी 9,000 की। तो 1,000 रुपए क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस। डिस्काउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस बिजनेस की इनकम है उसे आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है। गुड्स परचेज करें तो सबसे पहले तो वही परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। मोहन से परचेज करें तो क्रेडिटर बन गया मोहन। मोहन को क्रेडिट कर देंगे लायबिलिटी हमारी बन गई।
ठीक है, तो पहली एंट्री तो हमारी नॉर्मल हो जाएगी। हम पहली एंट्री क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। वो कितने से होगी, हमने 10,000 के परचेज करनी है। ठीक है, एक तो ये हो गई हमारी एंट्री, हमने 10,000 की गुड्स परचेज करनी है मोहन से। अब हमने उसको पेमेंट करी है, कैश पे करा है, तो कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, और डिस्काउंट बिजनेस को रिसीव हो रहा है, हम उसको 9,000 रुपीज पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोहन जो है हमारा क्रेडिटर है, मोहन तो पूरा का पूरा 10,000 से कम हो जाएगा, मोहन 10,000 से कम हो जाएगा। मोहन हमारा क्रेडिटर था, मोहन हमारा 10,000 से कम हो जाएगा। लेकिन हमने उसको कैश पे कितना करा है, हमने उसको कैश पे करा है 9,000 का। बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1,000 का, तो वो बिजनेस के लिए इनकम है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये क्लियर हुआ है आपको। फुल सेटलमेंट में भी अगर आप पेमेंट कम करते हो तो वो भी बिजनेस के लिए डिस्काउंट है। अगर एक दो तरीके हैं डिस्काउंट के, या तो आपको डायरेक्ट लिख दें डिस्काउंट कि इतना ट्रेड डिस्काउंट है, इतना कैश डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट है ही है। बट इन केस अगर आपको इस तरीके से ट्रांजेक्शन दी जाती है कि पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट, तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो भी आपका डिस्काउंट ही होता है। तो आपको ये देखना है कि कैश पे कर रहे हो या कैश रिसीव हो रहा है इन फुल सेटलमेंट। तो उस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट अलाउड हमेशा बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो बिजनेस के लिए इनकम है, वो क्रेडिट होगा। क्लियर है, तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस पर। नेक्स्ट हमारा है कैटेगरी बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब होता है जब आपको डेटर से पैसा मिलना है लेकिन वो पैसा जब आपको नहीं मिलता है तो उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 50 बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो मुझे 50 बच्चों से पैसा मिलना है, लेकिन अगर उसमें से 2 बच्चे पैसे नहीं पे करते हैं तो वो मेरे लिए क्या है, वो बैड डेब्ट्स है। ऐसे ही बिजनेस को अगर डेटर से पैसा नहीं मिलता है तो उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स क्या होगी, जब बिजनेस को पैसा नहीं मिला है तो बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है। तो बैड डेब्ट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बैड डेब्ट्स को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लॉस है। और अगर बाद में चल के अगर आपको बिजनेस से वो पैसा मिल जाए तो उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, अगर बाद में वो डेटर पैसा दे दे तो उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होते हैं, बिजनेस के लिए फिर वो इनकम हो जाती है। इनकम हो जाती है तो आप क्या करते हो, उसे क्रेडिट कर देते हो। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट आप क्रेडिट करते हो, बिजनेस के लिए इनकम हो जाती है। बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, तो उसे आप डेबिट कर देते हो। क्लियर है, तो अब हम इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला ट्रांजेक्शन है ₹10,000 ड्यू फ्रॉम सोहन इज इररिकवरेबल। सोहन से हमें 10,000 मिलने थे, तो सोहन हमारा डेटर था, अब उससे वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो गया, हमारा बैड डेब्ट हो गया। बैड डेब्ट एक्सपेंस है, लॉस है, उसे आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो पहली ट्रांजेक्शन हमारी हो गई बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या कर दोगे, डेटर को खत्म कर दोगे, डेटर को कम कर दोगे, क्योंकि अब उससे पैसा नहीं मिलना है। तो डेटर रिड्यूस हो रहा है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो टू सोहन, क्योंकि हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे टू सोहन। पूरा अमाउंट ही हमें नहीं मिलना तो हम कर देंगे 10,000 10,000। क्लियर है ये ट्रांजेक्शन बैड डेब्ट्स की। अब ये वो केस था जिसमें पूरा ही पैसा नहीं मिलना, बट ऐसा भी केस हो सकता है कि भाई 10,000 में से 6,000 मिलना है, 4,000 नहीं मिलना, पार्ट पेमेंट कर रहा है डेटर, पार्ट पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो है हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब अब उससे पैसा नहीं मिलना है। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रुपी ऑन अ डेब्ट ऑफ ₹10,000। 60 पैसा इन अ रुपी मतलब 60% पैसा आपको मिलेगा।
40% पैसा आपको नहीं मिलेगा। 40% पैसा आपका क्या है, बैड डेब्ट है। तो 10,000 में से आपको 60% मतलब 6,000 रुपए मिलेंगे और 4,000 रुपए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमें कैश मिल रहा है, कैश एसेट आ रहा है, तो कैश को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दोगे। कैश कितना मिल रहा है आपको, 6,000। और कितना पैसा आपको नहीं मिलेगा, 4,000। तो बैड डेब्ट्स है, बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, तो उसको भी आप डेबिट कर दोगे 4,000। तो डेटर आपका कितने से कम हो जाएगा, डेटर 10,000 से पूरा ही कम हो जाएगा, क्योंकि 6,000 हमें मिल गए और 4,000 हमें मिलने नहीं। तो डेटर रिड्यूस हो रहा है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो उसे आप क्रेडिट कर दोगे। तो टू मोहन को आप क्रेडिट कर दोगे पूरे 10,000 से। ये हमारा केस था जिसमें हमें पार्ट पेमेंट डेटर से मिल रही है और पार्ट पेमेंट हमें डेटर से नहीं मिल रही है, वो बैड डेब्ट्स है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा रिसीव्ड कैश ₹1,000 फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर हमने बैड डेब्ट्स करे थे, एक्सपेंस बुक कर दिया था, हमारा लॉस बुक किया था, उसमें से हमें ₹1,000 मिल गए हैं। तो ये क्या है, हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपके लिए क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है, उसे आप क्रेडिट करोगे। और आपको क्या मिल रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश को डेबिट करोगे। कैश जो है आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, उसको आप डेबिट करोगे। आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिल रहा है आपको, ₹1,000। टू आप क्या करोगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि बैड डेब्ट्स जो है आपका इनकम हो गया। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट ₹1,000। तो आपको बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के केसेस क्लियर हो गए, जिसमें फुल पेमेंट बैड डेब्ट्स है, पार्ट पेमेंट बैड डेब्ट्स है, और फिर आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट है। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस में। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, देखिए गुड्स। जब हम बिजनेस क्या है, बिजनेस गुड्स जो है वो एज अ सैंपल्स भी देता है, बिजनेस को अपना बिजनेस प्रमोट करना है, तो बिजनेस क्या करता है, कुछ गुड्स जो है लोगों को फ्री में देता है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक जिसे हम बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हम हमारे बिजनेस से गुड्स तो जा ही रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो बिजनेस जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है एज अ फ्री सैंपल्स, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो जब भी हम सैंपल्स के लिए अगर गुड्स को देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। ऐसे ही अगर बिजनेस गुड्स को चैरिटी में या डोनेशन में दे रहा है, तो वो भी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ये भी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। इसको हम करेंगे चैरिटी या डोनेशन अकाउंट से डेबिट, और सैंपल्स अकाउंट में हम कर देंगे सेल्स प्रमोशन अकाउंट से डेबिट। ठीक है। अब और क्या केस हो सकता है, अगर प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, तो उस केस में वो हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। कैपिटल कम हो रही है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे, ड्रॉइंग्स को डेबिट करोगे। तो इस केस में भी आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, किसको, ड्रॉइंग्स को। और अगर गुड्स जो है फायर से या थेफ्ट भी हो सकता है, का लॉस हो जाता है, तो वो भी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो आप क्या करोगे, इसको भी डेबिट करोगे। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या थेफ्ट जो भी है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि चारों भी केसेस में हमें डेबिट करना है, क्योंकि इन तीनों केसेस में हमारे लिए लॉस, चैरिटी, सैंपल्स या लॉस बाय फायर और थेफ्ट, ये हमारे लिए लॉस या एक्सपेंस है, इन्हें हम डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग के केस में क्या है, गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं, कैपिटल कम हो रहा है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। अब हम क्रेडिट किसको करेंगे, देखिए चारों ही केसेस में गुड्स जो है बिजनेस से जा रहे हैं, तो एसेट क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। लेकिन हम कभी भी गुड्स से डेबिट या क्रेडिट नहीं करते हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट सेट ट्रांजेक्शन्स बताई थी, उसमें मैंने आपको 4 केसेस बताए थे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। चारों केसेस में हम गुड्स को नहीं करते थे डेबिट या क्रेडिट। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं,
ठीक है, लेकिन वो ना तो परचेज रिटर्न है, ठीक है, परचेज रिटर्न नहीं है, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं, ना तो वो परचेज रिटर्न है ना वो सेल्स है। तो आप इसमें क्या करोगे, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं तो आप परचेजेस से कम करोगे, जो आपने परचेज करे थे गुड्स आप उसको क्रेडिट करोगे। तो इसमें हमारी एंट्री क्या बनेगी, अगर चैरिटी के लिए गुड्स जा रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस होगा, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से। जब गुड्स आते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। गुड्स अगर बिजनेस से जा रहे हैं अदर देन परचेज रिटर्न और सेल्स फॉर इन रीजंस दीज रीजंस, तो हम टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब मैं आपको डिटेल में ट्रांजेक्शन्स विद एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने जस्ट अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है, अब इन्हीं ट्रांजेक्शन्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। पहली ट्रांजेक्शन है हमारी, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 गिवन एज चैरिटी, सेल्स प्राइस ₹1500। गुड्स जिनकी कॉस्ट हमारे लिए ₹1000 है वो हमने चैरिटी में दे दिया। अब उसका सेल प्राइस क्या था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको सेल तो नहीं कर रहे ना, तो सेल्स प्राइस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम उसको सेल नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे देखना है कि गुड्स जो हमने ₹1000 में खरीदे थे, परचेज करे थे, उसको हम एज अ चैरिटी दे रहे हैं। तो चैरिटी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, इसको हम कर देंगे डेबिट। और गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। क्लियर है, गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ परचेज, तो हमारा हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट कितने से करोगे, जितने की कॉस्ट है, सेल्स प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं। आप ₹1000 से चैरिटी अकाउंट डेबिट कर दोगे, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं टू परचेज अकाउंट क्रेडिट ₹1000 से। क्लियर है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹2500। इसमें भी हमें सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस देखनी है, क्योंकि हम गुड्स को सेल नहीं कर रहे हैं, गुड्स प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से। तो गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ये हमारी क्या हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई। ड्रॉइंग्स कैपिटल कम कर रही है, कैपिटल रिड्यूस कर रही है, तो आप इसको डेबिट करोगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, मूव करेंगे कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी है हमारी 2000। टू क्या करेंगे, गुड्स कम हो रहे हैं बिजनेस से जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था इस केस में हम करते हैं टू परचेजेस अकाउंट। और अगर यही होता कि कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो आप करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर होता कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो उस केस में हम क्या करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, बिजनेस से जो कैश जा रहा है तो आप करते हैं ड्रॉइंग्स टू कैश। क्लियर है, और अगर गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं फॉर पर्सनल यूज तो आप करोगे ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से। क्लियर है, अब हम चलते हैं हमारा तीसरा केस। तीसरा केस को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल एंट्रीज हम पास करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है ये, गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 डैमेज बाय फायर। अगर मैं यहाँ तक इसको पढ़ती हूँ तो मतलब बिजनेस का लॉस हुआ है, बिजनेस का एक्सपेंस है, गुड्स 2000 खराब हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर से डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस है। टू गुड्स चले गए बिजनेस से, खराब हो गए, टू परचेजेस। तो पहली एंट्री तो हमारी सिंपल है, इसमें हम करेंगे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, 2000 के टू परचेजेस, गुड्स चले गए बिजनेस से, टू परचेजेस 2000। अब हम आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर गुड्स फायर से खराब हो गए तो आपने गुड्स को अगर इंश्योर करा रखा है तो आप क्या करते हो, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम लॉन्च करते हो और आप फिर वेट करते हो कि इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलता है तो आपका लॉस क्या है, अगर पूरा पैसा मिल जाता है तो आपका लॉस जो है वो लॉस होता ही नहीं, लॉस खत्म हो जाता है। अगर पार्टली पैसा मिलता है तो आपका जितना पैसा मिलता है उतने से आपका लॉस जो है वो कम हो जाएगा। यही ना, अगर 10,000 का लॉस हुआ, अगर 5,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देती है आपको तो 5,000 से आपका लॉस कम हो जाएगा। ठीक है,
तो अब आगे पढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹1000 एंड चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। 2000 के लॉस में से 1000 रुपए का जो क्लेम है इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया और 1000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने हमें चेक से पे कर दिया। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या एंट्रीज पास करेंगे, इसको हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम लॉन्च करते हैं तो उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, लॉस हमें उम्मीद है हमारा लॉस जो है वो पूरा हमें रिकवर हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिलना है, एसेट है हो गया, पैसा मिलना है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा एसेट बन गई, एसेट बन गई हमारा तो डेबिट हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा एक एसेट बन गई जिससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलना है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना पैसा मिल सकता है, 2000 रुपए। तो जो हमारा ये लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हमने एक्सपेंस डेबिट किया था, तो ये अब हमारा एक्सपेंस क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगा, इनकम बन गया। इनकम क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, फिर हमारा एक्सपेंस को हम बेसिकली खत्म कर रहे हैं, मतलब इनकम समझ लो, तो हमारा ये क्रेडिट हो जाएगा। तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हम लॉस को अपना रिवर्स कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने लॉस को रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि लॉस जो है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। तो डेटर बन गया इंश्योरेंस कंपनी, उसको डेबिट कर दिया, लॉस हम रिवर्स कर रहे हैं, लॉस को हमने डेबिट किया तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ये ट्रांजेक्शन क्लियर है। अब क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिलने थे 2000 रुपए, डेटर बनाया था हमने 2000 रुपए से, लेकिन मिले कितने हैं, 1000 रुपए। वो हमें चेक से मिला है तो हमने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट में हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट हमारा, बैंक में पैसे आ रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। लेकिन बैंक अकाउंट में हमारे पास 1000 रुपए आ रहे हैं, तो 1000 रुपए का क्या है, फिर से लॉस ही है हमें, क्योंकि 1000 रुपए का पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला। तो फिर से हम जो है लॉस बुक करेंगे, जो हमने लॉस पूरा रिवर्स कर दिया था, लेकिन अब हम लॉस ऑफ गुड्स, हम लॉस 1000 रुपए का फिर से बुक करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ 1000 रुपए पे करे हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ 1000 रुपए पे करे हैं 2000 में से, तो 1000 रुपए का हम फिर से लॉस बुक कर देंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो हमारा डेटर था वो हमारा कितने से कम हो गया, वो हमारा 2000 रुपए से कम हो गया। टू इंश्योरेंस कंपनी हमारा डेटर कितने से कम हो गया, 2000 रुपए से कम हो गया। 2000 में से 1000 रुपए हमें बैंक में मिल गया है और 2000 में से 1000 रुपए हमें बैंक में मिल गया है और 1000 रुपए का हमने लॉस बुक कर लिया। मैं एक बार फिर से आपको ये तीनों ट्रांजेक्शन समझाती हूँ। जब सबसे पहले हमारा लॉस हुआ था, ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 डैमेज बाय फायर, हमने क्या एंट्री करी थी, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 2000, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया। टू परचेजेस, क्योंकि हमारे गुड्स कम हो गए हैं 2000 से। फिर हमने इंश्योरेंस कंपनी में जब क्लेम लॉन्च किया तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिलेगा 2000 से, और इस वाले लॉस को हम रिवर्स कर देंगे टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, इसको हम क्रेडिट कर देंगे 2000 से। बट इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 2000 में से 1000 रुपए पे करे तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक में पैसा आया है, एसेट इंक्रीज है 1000 रुपए, 1000 रुपए फिर से लॉस ही है हमारा क्योंकि 2000 में से 1000 रुपए ही दिया, तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर को हम डेबिट कर देंगे, लॉस है, एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे 1000 रुपए। और इंश्योरेंस कंपनी जो हमारा डेटर था 2000 रुपए का, वो हमारा कम हो गया, उससे सेटलमेंट पूरी खत्म हो गई है, तो 2000 से उसको हम क्रेडिट कर देंगे, उसका अकाउंट हमारा खत्म हो गया। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन है। तो मैंने आपको केस बता दी, गुड्स अगर हम चैरिटी में देते हैं, डोनेशन में देते हैं, एज अ सैंपल देते हैं, या प्रोप्राइटर विड्रॉ कर लेता है, या गुड्स लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फायर है, उस केस में इंश्योरेंस से अगर हमें क्लेम मिलता है तो उस केस में हम ट्रांजेक्शन्स को कैसे पास करते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, सैलरी एक्सपेंस, क्या एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हम सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी पे करी है हमने किसमें, कैश में, कैश हमारा एसेट है, जा रहा है, एसेट डिक्रीज है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैश। ये तो है हमारी सिंपल एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री। ऐसे ही अगर इनकम है,
इनकम है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड, नॉर्मल इनकम है, हमें कमीशन इनकम मिली है, तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैश में मिली है, कैश एसेट है, बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे। तो इनकम की एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम। क्लियर है। एक्सपेंस की एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी बोला है, इसको हम बोलेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और इनकम की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, क्योंकि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो इनकम इनकम हमारी क्रेडिट होगी। कैश में आ रहा है, इनकम कैश में रिसीव हो रही है, कैश बिजनेस में आ रहा है, एसेट इंक्रीज, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर है, ये है सिंपल इनकम और एक्सपेंस की एंट्री। अब हम पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चारों टर्म्स हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ी है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, हमारा एसेट होता है, हमने एक्सपेंस जो है पहले से ही पे कर दिया, जैसे रेंट है, हमने अगले महीने का रेंट इसी महीने पे कर दिया है, ये क्या है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमारा क्या है, एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस हमें फ्यूचर में पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी है। एक्रूड इनकम, जिसको बोलते हैं इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू तो हो गई है, मतलब इस महीने इनकम ड्यू हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट इनकम इस महीने का हमारा ड्यू हो गया, लेकिन हमें मिला नहीं, या पिछले महीने का रेंट ड्यू हो चुका होगा लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है, तो ठीक है हमारा एसेट है, हमें फ्यूचर में पैसा मिलना है। नेक्स्ट है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें अगले महीने की इनकम, फॉर एग्जांपल रेंट जो हमारा अगले महीने का है इस महीने ही मिल गया, मतलब ड्यू नहीं है अभी रेंट हमारा अगले महीने का, पहले ही मिल गया, इनकम आपको पहले से मिल गई है, तो वो आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी क्या है, लायबिलिटी है। अब ये हमने चार कैटेगरीज कर ली। अब एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट है, तो एसेट को आप क्या करते हो, एसेट को आप डेबिट करते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। एक्रूड इनकम आपका एसेट है, इंक्रीज इन एसेट आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। ऐसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। क्लियर हो गया ये। अब हमें पता चल गया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट करना है, एक्रूड इनकम डेबिट करना है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट करना है, और क्यों करना है इसका लॉजिक भी हमें पता है। पहले आपको देखना है वो एसेट है या लायबिलिटी है, उसके बाद आपको पता है इंक्रीज इन एसेट डेबिट है और इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट है। क्लियर है। अब करें इसकी एंट्रीज, चलो अब हम इनकी एंट्रीज प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सबसे पहली एंट्री है हमारी रेंट पेड इन कैश। रेंट पेड इन कैश हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, ये क्या है हमारा एक्सपेंस है, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश पे किया है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है 1000 रुपीज, ये है बीइंग रेंट अमाउंट पेड। क्लियर है ये। नेक्स्ट है हमारा रेंट रिसीव ₹1000, ये क्या है रेंट इनकम, इनकम आपको रिसीव हुई है, तो इनकम की एंट्री क्या होगी, इनकम आपको कैश में रिसीव हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो गई हमारे पास कैश अकाउंट, कैश में इनकम मिली है, कैश आ रहा है बिजनेस में, इंक्रीज इन एसेट है, टू रेंट आपका इनकम है, क्रेडिट होगी टू रेंट इनकम 1000 रुपीज। तो मैंने आपको एक एक्सपेंस का और एक इनकम का जर्नल एंट्री बता दी है। अब करते हैं थर्ड। थर्ड है रेंट पेड इन एडवांस, रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया, तो क्या है प्रीपेड एक्सपेंस है, ये हमारा इनकम था। ठीक है, ये तीसरा वाला क्या है आपका रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आपने
आपने रेंट पहले से ही पे कर दिया, तो क्या है आपका एसेट है, एसेट है, इंक्रीज इन एसेट, तो क्या करोगे डेबिट करोगे, तो हम करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। अब आपने किसमें पे करा है, कैश में पे करा है, तो टू कैश, कैश डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो इसको आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री समझ में आ गई, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आप प्रीपेड एक्सपेंस किसमें पे करा आपने, कैश में। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारी प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री होगी। हमने एक्सपेंस कर लिया, इनकम कर लिया, प्रीपेड एक्सपेंस कर लिया। अब हमारे पास है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, लायबिलिटी है, ये क्या है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट करोगे। और इनकम किस में रिसीव हो रही है, कैश में रिसीव हो रही है, कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज, डेबिट करोगे, तो क्या हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री क्लियर है, कैश में रिसीव हो रही है, कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब नेक्स्ट हमारा कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीव होना है, रिसीव नहीं हुआ, तो दैट मींस कमीशन ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या फिर जिसको बोलते हैं एक्रूड इनकम भी, ये क्या है हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है आपका एसेट है, एसेट है तो डेबिट करोगे, बट इसमें क्या है अभी मिला नहीं, तो कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो आप क्या करोगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, इसकी एंट्री होगी, तो हम करेंगे कमीशन, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये एंट्री समझ में आई। इसमें हम करेंगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा एसेट है, इंक्रीज इन एसेट आपका डेबिट होगा, ये आपने पे नहीं करा है तो कैश में कैश नहीं करोगे, इसको हम करेंगे टू इनकम अकाउंट, ये इनकम में हमारा क्रेडिट होगा। इनकम क्या है कमीशन इनकम, ठीक है, हमने इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमें ये कैश में भी मिला नहीं है। क्लियर है एक्रूड इनकम की एंट्री, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, कमीशन ड्यू नॉट रिसीव, ये तो सेम है हमारा, फिफ्थ और सिक्स हमारा सेम है, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स में सेम मैंने अलग अलग इसलिए दिए क्योंकि हम एक्रूड इनकम को कमीशन रिसीवेबल भी कह सकते हैं और कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड भी कह सकते हैं, तो दोनों की क्या है सेम एंट्री है क्योंकि ये भी क्या है हमारी एक्रूड इनकम, तो 5 एंड 6 की हमारी सेम एंट्री है, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, तो क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अभी तक एक्सपेंस आपने पे नहीं किया है, तो ये क्या है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या करोगे क्रेडिट करोगे। अब आपने पे नहीं करा है तो कैश तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आप क्या करोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करोगे, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा किसमें, और डेबिट किसको करोगे एक्सपेंस को डेबिट करोगे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम, अच्छा ये डेप्रिसिएशन, इससे पहले अब आपको क्लियर हो गया प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है तो उसको डेबिट करोगे,
प्रीपेड एक्सपेंस को किस में पे करते हो, कैश में पे करते हो, तो टू कैश करोगे। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या आएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करोगे, बट पे तो नहीं करा है, तो कैश को कैश क्या करोगे, कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट करोगे। अब चलते हैं इनकम, एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू है बट रिसीव नहीं हुई है, इसमें भी कैश नहीं आएगा, तो इसमें एक्रूड इनकम हमारा एसेट है, तो एक्रूड इनकम को डेबिट करोगे टू इनकम अकाउंट को क्रेडिट करोगे। फिर है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो हमारी लायबिलिटी है, उसको क्रेडिट करोगे, और आपने इनकम को रिसीव किया है इन एडवांस कैश में, तो कैश को डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमने ये सारी एंट्रीज को प्रैक्टिस भी कर लिया है। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹5,000। आप फर्नीचर खरीदते हो बिजनेस के लिए, तो हर साल उसको क्या धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है, धीरे धीरे वो वियर एंड टियर होता है, तो हमें बुक्स में उसकी वैल्यू को धीरे धीरे कम करना होता है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन की टर्म्स में कम करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। अब डेप्रिसिएशन को तो डेबिट कर दोगे क्योंकि वो एक्सपेंस है। अब वैल्यू कम हो रही है फर्नीचर की, तो आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्योंकि वो एक्सपेंस है, टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो फर्नीचर 10% ऑन 5,000, तो कितना हो गया, 500 रुपीज। तो उसकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 500। क्लियर है। नेक्स्ट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट ओनर को देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस को रिसीव होती है ओनर से। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, खर्चा क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करोगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम है तो उसको क्रेडिट करोगे। क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आपकी क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट ओनर को देना पड़ता है, क्योंकि ओनर ने कैपिटल दी है बिजनेस को, तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे क्योंकि ये एक्सपेंस है। अब ये देना पड़ता है, ओनर को देना पड़ता है, तो क्या कर दोगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो कितना है, 5,000 रुपीज। अब नेक्स्ट है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। अभी किससे मिलनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमें किससे मिलेगा, हमें ओनर से मिलेगा, क्योंकि ओनर ने बिजनेस से पैसा लिया है, तो ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा, तो हमें किससे मिलना है, डेटर कौन मिल जाता है तब हमारा, कैपिटल, हमें ओनर से ही मिलेगा। कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर हो गया आपको। एक्सपेंस की एंट्री, इनकम की एंट्री होगी, फिर हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम। उसके मैंने आपको बता दी डेप्रिसिएशन एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब आप फर्नीचर को किसी भी फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हो, तो एक तो परचेज कॉस्ट हो जाती है, जितने में आपने सपोज मशीनरी आपने 1 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है, आपने खरीद ली मशीन, और मशीन को खरीदने के बाद मशीन को आप फैक्ट्री में इंस्टॉल जब तक नहीं करते, तो मशीन को खरीदने से लेकर मशीन को इंस्टॉलेशन तक करने के बहुत सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जहाँ से मशीन खरीदी, वहां से जिस सेलर की गोडाउन से लेकर आपकी फैक्ट्री तक के लिए आपने कैरेज भाड़ा खर्च करा होगा,
टेम्पू या किसी में भी आपकी मशीनरी आ रही है उसका आपने खर्च करा होगा, तो और या आपने कोई हो सकता है उसमें इंस्टॉलेशन करने के लिए किसी को लेबर को या किसी बंदे को लगाया होगा, उसको आपने इंस्टॉलेशन फीस पे करी होगी। तो जब आप मशीन खरीदते हो तो मशीन को खरीदने से लेकर जब तक आप उसको फैक्ट्री में इंस्टॉल नहीं कर लेते उसके जितने भी बीच के खर्चे होते हैं वो सब खर्चे उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। उसको हम बिजनेस का रेवेन्यू, हमने पढ़ा था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रोजाना वाला एक्सपेंडिचर है, जो रोजाना वाला एक्सपेंडिचर उसको वो हम नहीं मानते, उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कभी कभी वाला खर्चा है। क्योंकि मशीनरी तो आप हर रोज नहीं खरीदते हो, और मशीनरी अगर हर रोज नहीं खरीदते तो उसके इंस्टॉलेशन के, मशीनरी को लाने के खर्चे भी हर रोज नहीं करते हो, तो उन खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है। तो पहले हमारी ट्रांजेक्शन है मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000। तो मशीनरी परचेज की तो हमारी सिंपल एंट्री हो जाएगी, मशीनरी परचेज फॉर 10,000, मशीनरी परचेज करी है, एसेट आपका इंक्रीज हुआ उसको डेबिट कर दोगे। ठीक है, आपने कैश में पे करा है, कैश आउट हुआ है बिजनेस से, ठीक है, उसको आप एसेट डिक्रीज हुआ है तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे। तो हमारी पहली एंट्री तो हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो आपकी परचेज कॉस्ट हो गई जितने 10,000 की आपने मशीनरी खरीदी। नेक्स्ट है आपके पास पेड ₹1,000 फॉर फ्रेट इनवर्ड्स। फ्रेट इनवर्ड्स मतलब आपने जहां से मशीनरी खरीदी है वहां से अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा करा है, मतलब भाड़े का, जो मतलब आपने जिस भी उसमें आप मतलब टेम्पो है जिसमें भी आप ट्रांसपोर्टेशन का जो आपने खर्चा करा है, ₹1,000 उसके, एंड 2,000 फॉर रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन, जो आपने इंस्टॉलेशन करवाने के लिए मशीनरी को अपनी फैक्ट्री में खर्चा करते। तो मैंने कहा था ना आपको इंस्टॉलेशन तक के जो खर्चे होते हैं वो रेगुलर खर्चे एक्सपेंस डेबिट नहीं होता, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो मशीनरी में डेबिट होगा। ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो आपका मशीनरी में डेबिट होगा। आप क्या करोगे, आप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, आप रिपेयर अकाउंट या फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिट नहीं करोगे। इस केस में आप इस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आप इसमें करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसमें दोनों ही खर्चे, जो आपका ₹1,000 का और 2,000 का खर्चा है वो आपका मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा। तो आपने कैश में पे करे हैं, कैश जा रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, उसको आप डेबिट कर दोगे कैश अकाउंट 3,000। तो आपको समझ में आ गया, जो भी खर्चे होते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वो आपका रेवेन्यू का खर्चा नहीं होता, वो कैपिटल का खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसको आप उसी जो भी एसेट, फिक्स एसेट आपने परचेज करा है उसी रेलेवेंट फिक्स एसेट अकाउंट में डेबिट करोगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹5,000 सोल्ड फॉर ₹6,000। हमने फर्नीचर को सेल किया है, तो फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, फर्नीचर को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब फर्नीचर की वैल्यू हमारी बुक्स में 5,000, लेकिन हमें मिल कितने रहे हैं, हमें 6,000 मिल रहे हैं। तो ₹1,000 क्या है, ₹1,000 का हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है। तो प्रॉफिट को क्या करते हो, प्रॉफिट इनकम को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा कितने का है इस ट्रांजेक्शन में, प्रॉफिट हमारा इस ट्रांजेक्शन में ₹1,000 का है। तो ये ₹1,000 का प्रॉफिट या इनकम ये हमारी क्रेडिट होगी। और कैश हमको कितना मिला है, हमें ₹6,000 का कैश मिला है, कैश बिजनेस में आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसको आप डेबिट कर दोगे। फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है, इसको क्रेडिट करोगे। कितनी वैल्यू से, फर्नीचर तो 5,000 की बुक्स में वैल्यू है, 5,000 का फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। कैश 6,000 का आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। ₹1,000 का प्रॉफिट इनकम हो रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर है? तो हमारी ट्रांजेक्शन क्या हो गई, कैश बिजनेस में आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना आ रहा है 6,000। टू फर्नीचर, एसेट हमारा बिजनेस से जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर कितने का था जो हमने बेचा है, 5,000 का। प्रॉफिट या इनकम जो हमें सेल पर हुई है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने का है, ₹1,000 का। क्लियर है?
बच्चों देखिए जर्नल एंट्री के पूरे चैप्टर में सिंपल से लेकर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की कैटेगरीज, टाइप्स जो भी पॉसिबल थी, मैंने सारी इस चैप्टर में, सारी इस वीडियो में कवर कर दी। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका चैप्टर तो एक बारी में पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।